अभी मुंबई में पढ़ता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया का भेड़ चराते हुए देखा तो उसने कहा, मौसी आपकी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। वो बोली, मैं अमरनाथ यात्रा में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे संग संग कोई रिश्ता नहीं है जिसके साथ मैं जा सकूं। बुढ़िया ने शादी से कर ली, लेकिन अमरनाथ यात्रा वापस आकर वो उसे तलाक दे देगा। लेकिन यात्रा के बाद बुढ़िया बोली, मुझे तलाक न दो, तुम जहाँ चाहो दिल करे वहां चले जाओ। अभी अपने शहर लौट आया तो 5 साल बाद बुढ़िया का ख्याल आया तो वो उससे मिलने चला गया। वहां पहुंचकर उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उन्होंने 2 दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अभी ने ट्रेन से नीचे कदम रखा और आस पास एक नजर दौड़ी। अभी की किस्मत भी उसे कहाँ ले आई थी। वो हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने शहर से ही यहाँ इस शहर में आया था। उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। एक शहर में आकर दिल लगाना बहुत मुश्किल होता है, मगर इन दोस्तों का मतलब तो सिर्फ पढ़ाई हासिल करने से था। वो लगातार 2 दिन की दूरी तय करने के बाद इस शहर में पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए इस शहर में यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन होने के साथ साथ हर महीने उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए अभी जैसे कई स्टूडेंट के लिए कई सुनहरे मौके दे रही थी। कुछ दिन बाद ही पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई शुरू का बोझ बहुत ज्यादा नहीं था। यही वजह थी कि अभी खुद को पढ़ाई में बिजी रखने के बाद भी अपने घर वालों को याद। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थी जिसकी कमी उसे यहाँ आकर बहुत महसूस होने लगी थी। अभी वो भी अपने फोन पर बात करने के बाद ऐसे ही बैठा बोर होने लगा था, तो सोचने लगा चलो बाहर का चक्कर लगाया जाए। दोस्त भी आपस में बातों में मगन थे, मगर वो अक्सर ज्यादा देर अकेले ही रहना पसंद करता था। अभी अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया और यूं ही शहर में घूमने फिरने लगा। पहले तो शहर की रौनकें और रंगीनियां देखता रहा, फिर ऐसे ही चलते चलते शहर की रंगीनियां को हटकर एक कच्चे से रास्ते की तरफ जाने लगा, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आसपास कोई लोग आ जा रहे थे, बच्चे खुल जमीन पर खेल कूद में व्यस्त थे कि तभी अभी का एक तरफ छोटी सी सड़क पर एक औरत आती दिखाई दी। न चाहते हुए भी वो औरत को देखने लगा। जो बुढ़िया थी, सर में बाल उसके सफेद हो चुके थे, मगर उसके बावजूद बड़े ही अच्छे से उन्होंने अपने सर पर पल्लू डाल रखा था। हाथ में एक लाठी थामे वो अपने भेड़ को एक लाइन के आगे तरफ लेकर जा रही थी। इतनी ज्यादा भेड़ बकरी और अकेले जान इन सबको टहलाने में इशारा करती एक तरफ लेकर जा रही थी। वो उधर से कुछ ऐसा था कि अभी वहीं पर रुक कर देखने लगा। वहां पर आसपास सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। वो बकरियों को जैसा उसका हर हुक्म मान रही थी। वो अगर कहती कि उस तरफ चलो तो भेड़ बकरियां तो जैसे किसी इंसान की तरह उसकी हर बात मानने को मानती हुई उसे 5 चाल देखती। अभी गौर से उस औरत को वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ा देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग सोच रखने वाला इंसान था। यहाँ उसकी नियत में खोट था, मगर पता नहीं क्यों अभी की नजारे उसके चेहरे पे क्या खोज रहे थे कि अचानक ही उसका ध्यान बूढ़ी औरत की तरफ गया। बूढ़ी औरत इस उम्र में ये सारे काम करती फिर रही थी। न जाने इसका कोई वारिस था भी नहीं था, जो कुल अकेले ही जिम्मेदारी उठा रही थी। कुछ ही देर में वो अपने भेड़ बकरियों के लिए एक छोटे से घर की तरफ चल दी, जिसकी 4 दीवारी इतनी छोटी थी कि वह घर के अंदर चली गई। इसके बाद भी वो दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने अपना भेड़ बकरियों को एक तरफ बांधा और फिर अंदर कमरे में चली गई। तभी एक इंसान वहां से गुजरा जो उसके इलाके में रहने वाला था। अभी उससे पूछने लगा कि अब आए भाई, ये बूढ़ी औरत और ये इस घर में अकेले रहती है, इसका पति या बेटा व आदि का घर है। यह सुनकर वो इंसान बोला, अरे भाई ये क्या बताए तुम्हें, तुम पूछ रहे हो तो सुनो। मैं खुद बच्चा था तब से अकेले यहीं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये औरत 16 साल की थी जब शादी होकर इस इलाके में रहने आई थी। इसका पति बड़ा ही अच्छा और सज्जन किस्म का इंसान था। सारे गांव में इसकी बड़ी इज्जत थी, मगर शादी कुछ हफ्तों बाद ही इस औरत का पति मर गया। सास ससुर भी ना थे। आसपास के लोगों ने तो यही कहकर जीना हराम कर दिया था कि देखो तो कैसी मनुष्य निकली, आधे अपने पति को खा गई। मगर कुछ दिन बाद ये खबर भी सामने आई कि ये औरत उम्मीद से है। ये खबर इस औरत के लिए बड़ी ही खुशी की खबर थी कि उसके पति की निशानी इसके पास आने वाली। मगर यहाँ पर भी इन लोगों के इन्हें चैन नहीं लेने दिया। तरह तरह की बातें होने लगी। लोग इन्हें बुरा समझने लगे। ये औरत भला कैसे उम्मीद हो सकती है, इसके पति के मरे हुए वक्त बीत चुका है। ऐसी बात सुनकर तो औरत रोती रहती, पर अपने घर में बाहर भी छोड़ दिया। और फिर यह खबर मिली कि इस औरत का होने वाला बच्चा वक्त से पहले ही मर चुका है। इसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए, बस अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। मगर बूढ़ी औरत ऐसे ही अकेले इस गांव में अकेली भेड़ बकरियों के साथ रहने लगी। कितनी ही देर में अभी वहां पर खड़ा उस औरत के घर को देखता रहा। जब
इस घर में सारे काम अकेले कर रही थी। खैर वक्त काफी बीत चुका था, इसलिए वो वापस अपने हॉस्टल आ गया। कुछ दिन बाद दोबारा शाम के वक्त जब चहलकदमी के लिए वो निकली तो वह एक बार फिर उस रास्ते से गुजरा। वो बूढ़ी और उसे एक बार फिर वही नजर आई। उसके दिल में इसमें औरत के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। उसका दिल चाहा कि वो जाकर इस बुढ़िया से बात कर ले, उससे उसके बारे में पूछे, मगर यह सोचकर कदम रुक गए कि वो औरत क्या सोचेगी। नहीं, वो उसका कोई हिस्सा है और ना ही कोई जान पहचान। भला ऐसे कैसी के घर में जाकर उससे बात करना कहीं इस औरत को बुरा नहीं लग जाएगी, सोचकर वो वहीं पर कदमी करता रहा। बस उस वक्त घर के आकर जाकर या उस औरत से कोई बात करने की भी कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया था। मौसम बदला तो साथ ही बरसात भी शुरू हो गई। उस रात अभी अपने हॉस्टल में ही सो रहा था जब बड़ी देर तक बादल गरजते रहे और फिर जोर शोर से बारिश की आवाज आने लगी तो आंख खुल चुकी थी। वो उठकर खिड़की से बाहर दर से देखने लगा। आसपास पर कभी बिजली की चमक रही थी। तभी उसे औरत का ख्याल आया जो कि उस कच्चे छोटे से झोपड़े जैसे घर में रहती है। जितनी तेज तूफान था उसे तो उस बुढ़िया की चिंता होने लगी थी। वो रात जैसे तैसे गुजरी और आगे ही दिन वो पढ़ाई के बाद उस इलाके की तरफ जाने लगा। आज तो वह हर हाल में उस बुढ़िया औरत की बात करने वाला था। कल रात के मुकाबले में आज मौसम साफ था, सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। जैसे ही वह उसके घर से बाहर पहुंचा तो उस बुढ़िया औरत ने उस घर की मिट्टी का गारा बनाकर रखा हुआ था जो कि अकेले अपनी छत में उससे लेप रही थी। अगली छत पर मिट्टी लेपती हुई सीढ़ी से उतरकर दोबारा मिट्टी भरकर ऊपर ले जाती। अभी घर में पहुंचा और बूढ़ी औरत को नमस्ते किया। बूढ़ी औरत ने भी मुस्कुराकर नमस्ते की जवाब दिया। फिर उसके बाद अभी ने उस औरत को तसले की मिट्टी भरकर देना शुरू कर दिया। वो औरत मना कर रही थी कि मैं कर लूंगी, तुम इतना कष्ट मत उठाओ, मगर अभी तो जैसे दिल में सुकून महसूस कर रहा था। सारा काम करवाने के बाद वो जमीन में बैठा हुआ था। अब औरत अभी के लिए गुड़ की बनी हुई चाय लेकर आई थी जिसे पीकर तो जैसे उसकी थकावट उतर चुकी थी। उसने मुस्कुराहट बड़ी औरत को धन्यवाद किया। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, मौसी आपकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह चुकी हो, कोई ऐसी मान्यता जो आपके दिल में मौजूद हो। हर इंसान की तरफ भी अपनी भी चाहत कि बस एक बार आपकी वो इच्छा पूरी कर दी जाए। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर रंग उड़ गया। सफेद रंगत की लाली फैल गई थी और आंखों से आंसू छिड़कने लगे थे। कहने लगी, मेरी ऐसी इच्छा है मगर वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी बोला कि बताए हो सकता कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। इतना सुनकर वो औरत कहने लगी, मेरी इच्छा है कि मैं अमरनाथ यात्रा पे जा सकूं, मगर मेरी इच्छा इस वक्त के साथ साथ मेरे दिल में ही दफन होकर रह गई। इतना कहते हुए उस औरत का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अभी भी उसे रोता हुआ देखकर रुआसा हो चुका था। कहने लगा कि आप अब तक फिर क्यों नहीं गई अमरनाथ यात्रा पर? वैसे भी तातों की कोई खर्च तो नहीं है या फिर उसके पास पैसे नहीं थे। अभी उस औरत से ये बात करने लगा। उसने तो सोच ही लिया था कि अपनी तरफ से पैसे उसको दे देंगे। अगर वो उन्हें पैसे की जरूरत है तो वो जरूर उसकी ये अच्छा पूरी करेगा। मगर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं मेरे पास पैसे हैं मगर मेरे पास कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरे साथ जो सके। नहीं मेरे पति है, ना ही मेरा बेटा, ना ही भाई और ना कोई जिसके साथ मैं अमरनाथ करने के लिए जा सकती। वक्त के साथ साथ तो जैसे ये इच्छा मेरे दिल में दफन होकर रह चुकी है। इतना कहकर वह औरत रोते हुए वहां से उठकर कमरे में चली गई और अभी भी वापस अपने हॉस्टल आ गया। उस रात उसकी आंख नहीं लगी। उसने जिस मान से उस औरत से कहा था कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा और अब उसकी ये इच्छा सुनकर वो चाहते हुए भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर झंझोर रही थी कि आखिर वो उस औरत की मदद कैसे करे, कैसे उसका कोई सगा रिश्तेदार ढूंढे जो उसको अमरनाथ यात्रा करवा सका। सारी रात वो यही सोच रहा था कि अचानक भगवान की तरफ से उसके दिल में एक बात आई कि उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना वो उस औरत से शादी कर ले, सिर्फ इसलिए कि शादी के बाद वो उसका पति हो जाएगा और यूं उसे अमरनाथ की यात्रा ले जाएगा। इस तरह जैसे वो अमरनाथ की यात्रा कर लेगी तभी वहां से वापस आके उसे तलाक दे दूंगा। ये ख्याल अच्छा था मगर वो डरता भी था कि कुछ तो समाज का भी उसे डर था, क्योंकि वो एक 18-19 साल का नौजवान था जबकि वो औरत अपने बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। यही सोचते हुए वो कितने ही दिन तक दोबारा उससे तरफ नहीं जा पाया। मगर इस बारे में उसके पंडित जी से सलाह ली। वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं गया था। उसके जाने माने पंडित के बारे में पूछा और फिर सीधा उसके घर चला गया। जब इस घर के बारे में अपना ख्यालात बनाया तो वो पंडित जी कहने लगे कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे धर्म में शादी के लिए उम्र की सीमा बताई गई है। अगर तुम एक पवित्र काम करने के लिए औरत से शादी करना चाहते हो तो बेशक करो,
मगर इससे उस औरत को अनु की मति जरूरी है सुनकर वो लड़का ही इंतमाम से हो चुका था। अगले दिन जब उस औरत के घर गया तो वो औरत अपने भेड़ बकरियों के लिए चारा काट रही थी। उस लड़के को देखकर उसके चेहरे में मुस्कुराहट सी फैली। फिर उससे कहने लगी, बताओ लड़के क्या बात है, आज क्यों मेरे साथ करीब खाने के लिए एक बार फिर से चले आए हो। ये सुनकर अभी मुस्कुराया और फिर डरते डरते अपने मुंह से ये बात की, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उस औरत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी और फिर वहां से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम जाओ भी, यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर अभी कहने लगा कि जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं आपसे शादी करके आपको अमन यात्रा करा कर पेपर जरूर ले जाऊंगा। उसके बाद वहां पर वापस आने के बाद आपको तलाक दे दूंगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई फिर यहाँ पूरी हो गई है और वापस अपने शहर चला आऊंगा। अपने आगे की जिंदगी पर रूटीन के मुताबिक गुजार लेगा। उस औरत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी ही देर बाद कोई जवाब ना दे पाई। फिर कहने लगी, मैं इस बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें इस सब के बारे में सोचकर बताऊंगी। अभी भी वहां वापस हॉस्टल में आगे वो अक्सर 1 या 2 दिन छोड़कर उस तरफ चक्कर लगाया करता था। जब एक दिन उसके हॉस्टल में एक इंसान उसे बताया आया कि कोई बूढ़ी औरत उससे मिलना चाहती है। उसके साथ मौजूद लड़के हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर यहाँ उसकी कौन से रिश्तेदार निकल आए। खैर वो उन सब को अनदेखा करता हुआ उस औरत के घर पहुंचा। जब उसके घर में दाखिल हुआ तो वो घर में बने मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। वो उसको मौजूदगी महसूस कर चुकी थी मगर उसने पूजा पाठ जारी रखी। फिर तब तक अभी के एक तरफ बैठा रहा। जब वो औरत पूजा पाठ कर चुकी तो उससे कहने लगा कि लड़के, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत गौर किया। हमारी नियत क्या है हमारा भगवान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर अभी भी सुकून में हो गया। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त के साथ लिया और उस औरत को अपने साथ लेकर कोर्ट चला गया, जहाँ पर उसने उस बॉडी और उसकी शादी कर ली। ये रिश्ता दोनों की इच्छा से हो रहा था, इसलिए कोई किसी भी तरह की आपत्ति नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद अभी वापस हॉस्टल आ गया। कुछ दिन बाद वो उस औरत के घर तो चक्कर लगाता, कभी उसके किसी काम में उसकी मदद करवा देता तो कभी उसके लिए कोई खाना ले जाता। हर बार वो औरत मना किया करती थी कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वही बहुत है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो दोनों मैं यात्रा के लिए निकल चुके थे। रास्ते में वैष्णो देवी मंदिर पड़ा। वहां पर जाकर लोगों ने वैष्णो मंदिर के दर्शन किया। उसके बाद वो लोग मन यात्रा के लिए निकल गए। बहुत लंबी मुश्किल यात्रा के बाद वो लोग बाबा बर्फीली के दर्शन के लिए पहुंच गए। सारे दर्शन करने के बाद जब वो वापस अपने शहर में पहुंचे तो अभी का धन्यवाद करने लगी। अभी वापस अपने हौसला आ चुका था क्योंकि उस वक्त तलाक के मामले का बात करना ठीक नहीं था। अगले दिन जब वो वापस उस औरत के पास गया तो कहने लगा कि आपसे शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अमर यात्रा करवाना था। जब तो आपकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आपके तलाक दे। ये सुनकर उस औरत का चेहरा उतर गया। कहने लगी, मुझे तलाक देना जरूरी तो नहीं है, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई रुकावट नहीं डाल रही, ना ही तुमसे अपना खर्चा मांग रही, ना ही मैं किसी की तरह की कोई डिमांड कर रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ पर कभी लौट कर ना आना, जाकर शादी कर लो, अपना घर बसा लो। कल तुम्हारी पत्नी बच्चे होंगे। मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं है, ना ही मुझसे। अरे तुम्हारा तो मुझ पर बहुत एहसान है, मगर एक और एहसान मुझ पर कर दो कि मुझे तलाक मत दो। मैं अपनी जिंदगी में आगे की जिंदगी तुम्हारे नाम से गुजारना चाहूंगी। अभी ने ये सब सुना तो वह हैरत में पड़ गया। उसने तो सोचा था कि वो उसे तलाक देगा, मगर उस औरत ने जब ऐसा कहा कि अभी से इनकार ना हुआ। वैसे भी वो औरत कोई खास चालाक तेज भी नहीं थी जो कल को आपके लिए कोई मसला या परेशानी खड़ी कर सकती थी, इसलिए उसने तलाक का दी और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हफ्ते बाद वह कभी कभार उस औरत के पास जाता, उसके दिल की बातें किया करता। फिर जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तब अभी अपनी डिग्री लेकर वापस अपने घर चला गया। घर जाते ही अपने घर वालों के माँ बाप का प्यार देखा तो जैसे तो वो सब कुछ भूल गया था। ये भी भूल गया कि उसकी एक पत्नी भी थी जो वो छोड़कर आया था। कई साल से ही गुजर गए। उसका तो हिसाब था कि नेकी कर और दरिया में डाल। उसके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अपनी फैमिली के साथ कुछ सहन लगा। उसकी शादी की बात भी आ गई। जब एक बार उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए और वह हंसी मजाक में कहने लगे कि तुम्हारी पहली पत्नी का क्या हाल है, तुम तो जैसे उसे भूल गए हो। वो उसी बुढ़िया के तरफ की ओर लेकर मजाक करने लगा। इस पर अभी मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि मैं तो भूल ही बैठा था कि मैंने उस औरत से शादी की थी। तभी उसके दिल में एकदम से इच्छा उठी कि वो एक बार फिर जाकर अपनी पत्नी
पत्नी से मिले, न जाने क्यों उसे उसकी बहुत याद आने लगी। जो भी था वो उसकी पत्नी थी और उसके साथ वो हमदर्दी रखता था। अगले ही दिन उसने वापस वहां जाने का फैसला किया। वो दोबारा ट्रेन पर बैठा और एक दिन का सफर तय करके उसके इलाके में पहुंच गया। जब घर के बाहर पहुंचा तो घर में ताला लगा हुआ था। आखिरकार 5 साल बीत चुके हैं, कहीं उस बूढ़ी औरत की कोई रिश्तेदार आकर उसे ले तो नहीं गया। यही सोचते हुए उसने जब आसपास के घर वालों से पूछा तो बात उन्होंने बताई। वो सुनकर अभी के पैर तले से जैसे जहां निकल चुकी है। कहने लगा वो औरत पहले 3 साल पहले मर चुकी है। पूरे गांव इकट्ठा हो चुका था क्योंकि सभी जानते थे कि इस औरत ने अमरनाथ यात्रा करने के लिए इस लड़के से शादी की। तभी एक बूढ़े इंसान जो इस इलाके के मंदिर के पुजारी थे चलते हुए अभी के पास आए, करने लगे, ये लो तुम्हारी अमानत। अभी ने जब देखा तो चाबी थी और उस औरत के घर के कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी की हर चीज में वारिस अब तुम हो, ये घर भी तुम्हारा है। मैंने उस औरत के अंतिम संस्कार के बाद इस घर को ताला लगा दिया था और इसी भरोसे पर था कि अगर कोई उसका वारिस आया तो उसे दे दूंगा। अभी ने वो चाबी ली और फिर न चाहते हुए भी उसका घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अभी भी वो औरत यहीं पर बैठी हुई भेड़ बकरियों के लिए चारा काट रही होगी, जैसे वो अक्सर से मिला करती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चलता हुआ अंदर आया, कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में मौजूद सारी चीजें जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर एक बैग पे पड़ी। उसने जैसे ही बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़े के साथ साथ कुछ पेपर भी मौजूद थे तो जमीन के थे, जिनके साथ लेटर भी भेजे जमीन के थे, जिसके साथ एक लेटर भी था। और उसके बाद मेरी जमीन का मालिक मेरा पति होगा। ये पढ़कर तो अभी के होश उड़ गए। वो तो सोचा भी नहीं था कि उसकी ये नेकी इसके सामने ऐसे आएगी। वो जमीन उस औरत के उसके चाचा की तरफ से मिली हुई थी, क्योंकि चाचा की कोई औलाद नहीं थी। वो उसकी जायदाद की वारिस थी। उस औरत ने अपनी जमीन अभी के नाम कर दी थी। वो सारे पेपर्स लेकर वहां के अपने घर चला गया। उससे पहले तो उसने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब इस बारे में बताया तो उसके माँ बाप ने बेटे के सिर को चूमते हुए कहने लगे कि बेशक तुमने बहुत अच्छा काम किया है, भलाई ही कर और बदले में लालच भी नहीं किया। यही वजह है कि भगवान ने तुम्हें ये इनाम दिया है। जब इस जमीन के बारे में छानबीन गई तो वो जमीन गुड़गांव के करीब थी, जिसकी कीमत 4 करोड़ की थी। ये सब सुनकर अभी का तो जैसे सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से ही मिला था। भगवान ने उसके पुण्य के बदले उसे दे दिया। बेशक पुण्य करने के बाद उसको भूल जाना ही अच्छी चीज है। पुण्य के एहसास के सिला दे लोग दे मगर भगवान बेहतरीन तरीके से देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।